हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स पे एमसीक्यू लेके आऊँ और उसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँ। तो अब सबसे पहले मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई शुरू किया है। इसके 3 से 4 वीडियोज़ आएंगे एमसीक्यू के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज़ द अमाउंट दैट, पहला ऑप्शन है एक्चुअली बॉट ड्यूरिंग गिवन पीरियड, गिवन टाइम पीरियड एट अ गिवन प्राइस। दूसरा है प्रोड्यूसर विश दे कुड सेल एट हायर प्राइस। सी प्रोड्यूसर्स प्लान टू सेल ड्यूरिंग गिवन पीरियड एट गिवन प्राइस। डी पीपल आर विलिंग टू बाय ड्यूरिंग गिवन पीरियड एट अ गिवन प्राइस। करेक्ट है। तो बोल रहा है क्वांटिटी सप्लाइड, इसमें से कौन सा है, ये आपसे इसका आंसर पूछ रहा है। करेक्ट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ये है प्रोड्यूसर्स प्लान टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एट अ गिवन प्राइस। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स कितना सेल करना चाहते हैं या बेचने के लिए कितना ऑफर करना चाहते हैं। करेक्ट। और हमको पता है कि सप्लाई और प्राइस का हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर आप उसका बनाएं डायग्राम तो ये कुछ ऐसे, मान लो ये डिमांड है, डिमांड या फिर सप्लाई का है, और ये प्राइस है अगर आपका, तो सप्लाई का हमेशा ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या कि अगर हम बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें और बस प्राइस की बात करें, तो अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगा आपका तो आपका सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा, प्रोड्यूसर्स और इंटरेस्टेड होंगे उसको बेचने में। और अगर प्राइस डिक्रीज़ करेगा तो आपका सप्लाई भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। So the quantity supplied of a good also depends upon government's industrial and foreign policies, goal of the firm, infrastructure facilities। कितना सप्लाई करना ऑब्वियसली वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, वो फर्म की खुद की कैपेसिटी कितनी है वो हो सकता है। करेक्ट है। तो ये है, और लॉ ऑफ सप्लाई मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन, विच फैक्टर जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। इसमें से कौन सा फैक्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नीचे रखता है, कम रखता है? वैरायटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड्स। अब समझिए प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके प्राइस में कोई चेंज होता है तो किस प्रोपोर्शन से आपके डिमांड में चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है। अगर मान लो प्राइस चेंज हो रहा है उसके कारण डिमांड भी चेंज हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि इलास्टिक डिमांड है। करेक्ट है। और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अब कितने प्रोपोर्शन पे वो चेंज होता है ना, उसके ऊपर हम बोलते हैं कि ग्रेटर दैन 1 है या लेस दैन 1 है, इज इक्वल टू 1 है या 0 है, वो हम उस पर बताते हैं। तो सबसे बोल रहा है कि वैरायटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड्स। अब बताओ, अब किसी गुड्स का बहुत सारी यूजेस रहेंगे, वैरायटी बहुत जगह यूज़ हो सकता है, तो ऑब्वियसली उसका डिमांड इंक्रीज़ करेगा ना अगर प्राइस उसका चेंज होता है। सॉरी, तो ये तो है लो प्राइस। ऑब्वियसली ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर प्राइस लो होगा किसी का भी, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उसके प्राइस इलास्टिसिटी उसका हमेशा कम रहेगा। क्योंकि अगर प्राइस इलास्टिसिटी को आपको फार्मूला पता होगा तो ये होता है P बाई क्यू इंटू चेंज बाई क्यू, क्वांटिटी बाय चेंज बाय प्राइस। ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। इफ प्राइस एज डिनोमिनेटर इज लो देन इलास्टिसिटी विल बी लो। ठीक है। बोल रहा है कि अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस लो है आपका, तो ऑब्वियसली आपका इलास्टिसिटी भी तो कम रहेगा ना। अगर प्राइस ज़्यादा चेंज होगा यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका ज़्यादा होगा। ठीक है। करेक्ट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट इनकम इलास्टिसिटी इफ डिमांड इंक्रीजेज बाय 5% एंड इनकम बाय 1%। ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है।
ऑब्वियसली आपका डिमांड कितने से चेंज हो रहा है, 5% से, और इनकम आपका चेंज हो रहा है 1% से, तो परसेंट कर दो, आपका 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अच्छे से मैंने सब बताया है। क्या बोल रहा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंजेस इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब अगर इनकम चेंज हो रहा है तो डिमांड उसके आस्पेक्ट में कितने से चेंज हो रहा है, ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी बता रहा है। ठीक है, अगर मान लो मेरा इनकम 50% से चेंज हो रहा है और उसके कारण डिमांड अगर 100% से चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी इनकम इलास्टिक है ये। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है क्योंकि ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, y/q इंटू चेंज इन q बाय चेंज इन y। और जैसे हमारे प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता था, p/q इंटू चेंज इन q बाय चेंज इन p होता था, वैसे ही आपका इनकम इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, देयर इज यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी फॉर अ गुड एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन इट। ठीक है, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड रिमेन्स द सेम एज इनकम इंक्रीजेस, तो हम बोलते हैं इक्वल टू 1 है, यूनिटरी है। मतलब जितने प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ा उतने प्रोपोर्शन से अगर आपका डिमांड भी बढ़ा है, ठीक है, या फिर उतने प्रोपोर्शन से आपने उस गुड्स पे खर्चा भी किया है, तो आप बोलते हैं 1 है। लेकिन अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो आप गुड पे खर्चा करते हो वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनकम, तो हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी उसकी ग्रेटर देन 1 है इस वाले एग्जाम्पल में। और वही अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड डिक्रीजेज एंड इनकम राइजेस, तो इनकम इलास्टिसिटी उसकी लेस देन 1 होती है। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स डू नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस। पहला है कंफर्टेबल गुड्स, दूसरा है लग्जरी, तीसरा है नेसेसिटीज और चौथा है कैपिटल गुड्स। कौन से गुड्स का डिमांड डिक्रीज नहीं होता है अगर उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है फिर भी? जनरली तो इलास्टिसिटी क्या बोलता है, अगर आपको डिमांड का पता होगा, डिमांड और प्राइस में आपको क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप है। यानी अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो आपका डिमांड डिक्रीज करेगा, प्राइस आपका डिक्रीज करेगा तो आपका डिमांड इंक्रीज करेगा। लेकिन बोल रहा कौन सा गुड्स है कि अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए फिर भी डिमांड कम नहीं होता है जनरली, तो ऑब्वियसली नेसेसिटी गुड है, क्योंकि इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपका प्राइस इसका बढ़ भी जाता है फिर भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, नेसेसिटी है ये, तो आप इसका डिमांड कम नहीं करते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Goods due to their constant usage has become necessities of life. For example, in spite of the fact that the price of television set, refrigerators, coolers, cooking gas, etc. have been continuously rising, the demand does not show any tendency to fall. क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी हैं आपके डे टू डे लाइफ में। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर इज इलास्टिक बिकॉज, बोल रहा है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी पावर का डिमांड क्यों इलास्टिक होता है, क्या रीज़न है? ठीक है, इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी हाई प्राइस, तो ये तो गलत रीज़न है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, नहीं। इट हैज़ मेनी यूजेज, सब्स्टिट्यूट तो इसका ज़्यादा होता नहीं है। इट हैज़ मेनी यूजेज यानी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी भी चीज़ का बहुत डिफरेंट यूजेज होता है, ठीक है, तो आप उसको डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से उसका डिमांड इंक्रीज़ कर सकता है। करेक्ट है। तो जैसे ही मान लो उसका प्राइस डिक्रीज करता है ना, तो आप उसकी यूसेज बढ़ा देते हैं। करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज इट हैज़ मेनी यूजेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग टू एक्सेस, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट्स वाई एक्सेस वुड बी। बोला अगर कोई स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, करेक्ट है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है विच इज मीटिंग द टू एक्सिस यानी एक्स और वाई, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस पॉइंट पे क्या होगा जब कर्व वाई एक्सिस को मीट करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए 0, दूसरा ग्रेटर देन 1, तीसरा लेस देन 1 और चौथा इन्फिनिटी। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। करेक्ट है। आइए इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। क्या बोल रहा है, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी कब होता है? व्हेन अ स्मॉल प्राइस रिडक्शन रेजेस द डिमांड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यानी अगर थोड़ा सा भी प्राइस रिड्यूस होता है ना, तो डिमांड एकदम भाग जाता है, 0 से बिल्कुल इन्फिनिटी पे चला जाता है। अंडर सच अ केस कंज्यूमर्स विल बाय ऑल दैट दे कैन ऑब्टेन ऑफ द कमोडिटी एट सम प्राइस। इफ देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस दे वुड बाय एनीथिंग फ्रॉम द
दे वुड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दी पर्टिकुलर सेलर। इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा भी प्राइस डिक्रीज करता है ना तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा भाग जाती है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज करता है तो कुछ सेलर से खरीदते ही नहीं है। करेक्ट है, तो ये इन्फिनिटी वाली बात होगी ना, करेक्ट है, तो ये आपकी इन्फिनिटी वाली बात होगी। करेक्ट है, इसका मतलब क्या है, इसमें इन्होंने अच्छे से नहीं बताया है, मैं बता रहा हूँ। ये मान लो ये सिचुएशन हो गया दोस्त, ये वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है, ये आपका डिमांड है और ये आपका प्राइस है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, ये y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है बताइए। अगर आप देखेंगे तो ये y एक्सिस को आपको कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये इन्फिनिटी एकदम बिल्कुल इन्फिनाइट डिमांड होता है। अगर आप आर्क इलेस्ट्रिसिटी या स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व से भी देखें, यहाँ पे बिल्कुल इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कर्व ज़ीरो है। यहाँ पे जो बीच में मिड में होता है वो 1 होता है। यहाँ पे इस मिड से ऊपर वाला जो रीजन होता है यहाँ ग्रेटर देन 1 होता है इलास्टिक, यहाँ पे होता है लेस देन 1, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे था, इसीलिए मैंने ये बना के आपको दिखाया है, ठीक है, करेक्ट है। अब नॉर्मल अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी ज़ीरो कब होती है, यानी कोई भी आपका प्राइस अगर चेंज कर रहा है तो डिमांड बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, डिमांड में कोई चेंजेस ही नहीं है, तो इलास्टिसिटी ज़ीरो होता है। 1 कब होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपका इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। ग्रेटर देन 1 कब होगा, कि अगर प्राइस मान लो 50% से चेंज हो रहा है लेकिन आपका डिमांड 100% से चेंज हो जा रहा है, तो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। वही उल्टा लेस देन 1 कब होगा, प्राइस 50% से चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड आपका 25% से चेंज हो रहा है, तो वो लेस देन 1 हो जाता है। इन्फिनिटी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डिमांड फॉर गुड्स टेंड्स टू बी लेस इलास्टिक। कौन से केसेस में डिमांड फॉर गुड विल बी लेस इलास्टिक। पहला, एक गुड इज नेसेसरी, ठीक है, फिर है आपका टाइम पीरियड इज शॉर्टर, फिर है नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इज लेस, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका सिंपल आंसर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर गुड नेसेसिटी है, मैंने बताया अगर जैसे ही गुड अगर कोई नेसेसिटी गुड होता है और उसका प्राइस इंक्रीज करता है फिर भी उसका डिमांड नहीं गिरता है, फिर भी उसका डिमांड डिक्रीज नहीं होता है, यानी वो प्राइस से रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है ना वो डिमांड, इसलिए अगर नेसेसिटी गुड है तो लेस इलास्टिक होगा, तो ये करेक्ट हो गया। टाइम पीरियड इज शॉर्टर, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इज लेस, अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट ज्यादा होता है तो उसका डिमांड और इलास्टिक होता है, करेक्ट है। तो इसका आपका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। आइए इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लंबा सा एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हमको पता है कुछ जैसे बटर, कैबेज, मारुति कार, कोका कोला, इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो वेजिटेबल इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट, मारुति का सेंट्रो हो गया, पेप्सी हो गया इनका। तो a change in price of these substitutes, the prices of substitutes remaining constant can be expected to cause quite substantial substitution, a fall in price leading consumers to buy more of the commodity in question। यानी मान लो अगर कोको कोला है, ठीक है, और इसका सब्स्टिट्यूट है आपका पेप्सी, अगर कोको कोला का प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस अगर इसका डिक्रीज होता है तो इसका डिमांड ही बढ़ जाएगा, करेक्ट है। लेकिन वहीं अगर कोको कोला का प्राइस इंक्रीज होता है तो इसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट। इसलिए जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट होता है उतना ज्यादा आपका इलास्टिसिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। अब दूसरा है पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। जैसे मान लो आप 10,000 रुपए कमाते हो, तो किसी पर्टिकुलर चीज को, मान लो कि आप राशन पे, उसका इस बजट में इस राशन का कितना वैल्यू है उस पे आपका इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा, करेक्ट है, ठीक है। अगर आप ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अपना राशन पे खर्च करते हो तो उतनी ही ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी, करेक्ट है, ये हो गया। फिर है आपका टाइम पीरियड, जो उसमें क्वेश्चन में था, द लॉन्गर द टाइम पीरियड द मोर कंप्लीटली वन कैन एडजस्ट, ठीक है, करेक्ट है। यानी जितना लॉन्गर पीरियड होता है
उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है। शॉर्ट टाइम पीरियड में शॉर्ट इलास्टिसिटी, ठीक है। कंज्यूमर हैबिट्स, अल्फा कंज्यूमर इज हैबिचुअल कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी, तो उसका इनइलास्टिक डिमांड होगा ना। अब उसको आदत लग गई है एप्पल का, आप एप्पल के प्रोडक्ट देख लो, भले ही उसका प्राइस इंक्रीज कर जाए पर लोग लेते ही हैं, उसका डिमांड एज सच रिस्पॉन्सिव नहीं है ना प्राइस इंक्रीज से। जनरली तो प्राइस इंक्रीज अगर करता है तो आपका डिमांड गिरना चाहिए, करेक्ट, लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है, यानी एप्पल हैज एन इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। टाइड डिमांड मतलब अगर एक प्रोडक्ट का दूसरे से यूसेज टाइड है, द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर टाइड टू अदर्स इज नॉर्मली इनइलास्टिक एज अगेंस्ट दोज विच डिमांड इज ऑफ ऑटोनोमस नेचर, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर एंड इंक कार्ट्रिजेस, ठीक है। प्राइस रेंज, अगर कोई चीज बहुत हाई प्राइस का होता है तो उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है, अगर बहुत ही लो प्राइस होता है तो उसका भी डिमांड इनइलास्टिक होता है, ठीक है। मिडिल रेंज वालों का इलास्टिक डिमांड होता है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, द शेप ऑफ द कर्व विल बी, बोला अगर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का जीरो है, यानी कि अगर प्राइस आपका डिक्रीज भी करता है तो भी डिमांड पे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, या इंक्रीज भी करता है तो डिमांड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो शेप ऑफ द कर्व कैसा होगा आपका बताइए, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका जीरो, तो ये आपका शेप ऑफ द कर्व है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है बताइए, ऑब्वियसली वर्टिकल है ना भाई, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया ना। जनरली व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज ही गोज ऑन इन फॉर सुपीरियर गुड्स लीडिंग टू फॉल इन द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, इट मींस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सुपीरियर गुड इज, बताइए, ऑब्वियसली मोर देन वन है ना। क्या बोल रहा है कि अगर इनकम इंक्रीज कर रहा है तो सुपीरियर गुड का डिमांड भी इंक्रीज कर जा रहा है, यानी रिस्पॉन्सिव है, इंफीरियर गुड छोड़ के वो सुपीरियर गुड ज्यादा खरीद रहा है, दैट मीन्स दी ही इज रिस्पॉन्सिव टू दी इनकम, करेक्ट। जब इनकम जैसे उसका बढ़ा है तो इनकम का ज्यादा खर्चा सुपीरियर गुड्स पे डाला है, दैट मीन्स इट इज मोर देन वन। क्या बोल रहा है, व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव देन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द गुड, दिस हैपेंस इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सच गुड्स आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स, फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, however the degree of elasticity varies according to the nature of commodities, as against this goods having negative income elasticity are known as inferior goods, वैसे ही superior goods होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एक पर्टिकुलर इनकम को आप क्रॉस करते हो तो आप सुपीरियर गुड्स पे खर्चा करना शुरू कर देते हो, तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिव टू इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। यार इसका क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, इसका क्वेश्चन कट गया है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि अगर क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 5%, अगर क्वांटिटी डिमांडेड आपका इंक्रीज करता है 5% से, करेक्ट है, और प्राइस आपका इंक्रीज कर रहा है वाई का, ये एक्स का क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है 5% से और प्राइस ऑफ वाई आपका इंक्रीज करता है 20% से, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बताना है। सॉरी क्वेश्चन आपका मैं नहीं ले पाया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, क्रॉस इलास्टिसिटी जब भी आ जाए तो यानी याद रखिएगा वो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इसका निकालना, ठीक है। 5/20 जब आप कर दोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, तो ये 5/20 होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है ना, उसका हमेशा जो भी आपका वो बनता है, डिमांड कर बनता है, वो ये होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज द क्रॉस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है, शोइंग दैट मोर क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विल बी डिमांडेड व्हेनेवर देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, ठीक है। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इज गिवन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे टी आ गया आपका, ठीक है, और यहाँ आपका प्राइस आ गया कॉफी का, मान लो, ठीक है। दी कंज्यूमर्स ड्यू टू दी ऑपरेशन ऑफ क्या है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ कॉफी विच इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर टी, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज कर जाता है कॉफी का प्राइस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, द डिमांड फॉर कॉफी फॉल्स, द कंज्यूमर्स विल सब्स्टिट्यूट टी इन द प्लेस ऑफ कॉफी,
ठीक है, क्योंकि कॉफी का दाम बढ़ गया तो अब वो टी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, इसीलिए उसका पॉजिटिव डिमांड होता है। एज द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, तो दूसरे सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ जाता है। वैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, इनका हमेशा आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। In the case of complementary goods as shown in the figure below, a change in the price of a good will have an opposite reaction on the demand for the other commodity which is closely related to or complementary, ठीक है। For example, an increase in demand for pen will necessarily increase the demand for ink, ठीक है। तो ये आपका होता है। That's it from my side, मेरी तरफ से इतना ही है। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।